नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको चैनल पे देते रहेंगे। जैसा कि वादा किया गया था कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड और ऑप्शनल ओरिएंटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एवरीडे आपको नोटिफाई करवाई जाएंगी। शेड्यूल हो सकता है, वो कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, एनीथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंडली, हम लोग केटर कर रहे हैं, जैसे पहले भी बताया गया है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जीक्यूटिव और यूपीपीसीएस जुडिशरी, ये तीन एग्जाम्स दिमाग में रखते हुए सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जो है आपको बताई जाएंगी। उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पे डेली बेसिस पे मिलने वाला है। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ कंटेंट हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई मोनोटोनी इस चैनल पे ना आ जाए। इट कुड बी अ स्टडी ब्लॉग, इट कुड बी अ यूपीएससी सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉग, इट कुड बी सम इंपॉर्टेंट बुक्स, इट कुड बी एनीथिंग, बट सर्टेनली इट हैज टू बी अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर व्हिच आई विल एंश्योर पर्सनली। नेक्स्ट चीज ये है कि आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है वो 2-3 महीना पुराना हो, लेकिन रेलेवेंट है बहुत ज्यादा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चीजें अक्सर आदमी भूल जाता है, इशू क्या है? इशू उठाया जा रहा है जुलाई के महीने से। जाहिर सी बात है, हम लोग जुलाई से करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज ये जुलाई के महीने से पहला वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। चंद्रजीत मुखर्जी मेरा नाम है। अगर आप लोग चैनल में नया आए हैं डीकोड के, तो आप लोग तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, हमारे एग्जामिनेशन में आता है, उसी से रिलेटेड ये इशू है। क्या इशू है? इशू यह है कि महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे करके एक आदमी हुआ करते थे। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे करके एक आदमी हुआ करते थे। 54 साल उनको उम्र था केवल। अब हम सबको पता है कि कुछ महीने पहले नुपुर शर्मा को लेकर के एक बवाल मचा था। अभी मैं 2 दिन पहले आशुतोष राणा सर का एक पोएट्री सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है हमारे देश में मुद्दा उछला जाता है, दबाया नहीं जाता, सुलझाया नहीं जाता। मुद्दा जो है वो सिर्फ उछलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक टीवी इंटरव्यू को दिमाग में रखते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में 1000 जगह से एफआईआर उसके अगेंस्ट में लॉन्च किए गए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था प्रोफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ। अब उस कंट्रोवर्सी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से पकाकर उसको कई अखबार वालों ने बेचा। नफरत पूरे इंडिया में बेची गई। नफरत बिकता जल्दी है। कुछ लोग आए जो नुपुर शर्मा के फेवर में, उनको सपोर्ट करने के लिए आए। उमेश कोल्हे उनमें से एक थे। वो महाराष्ट्र में एक केमिस्ट कम फार्मासिस्ट थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ही सपोर्ट्स नुपुर शर्मा। और उस पोस्ट के बाद 11 लोगों ने मिलकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इट्स अ ट्रैजिक एंड मोस्ट शॉकिंग मर्डर केस जो रिसेंट पास्ट में हुआ। उमेश कोल्हे आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मेदारी दिया है। सवाल यहां से 2 उठता है। पहला, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इंडिया में सोशल अनरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी किस लेवल में जा चुकी है, किस लेवल में लोग इंटॉलरेंट हो रहे हैं, किस लेवल में आज भी धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को काटने पीटने के लिए रेडी हैं, ये एक चीज है। दूसरी जो चीज आती है वो है एनआईए से रिलेटेड चीजें आती हैं। जैसे एनआईए क्या है, एनआईए कब आया, एनआईए का जुरिसडिक्शन क्या है, एनआईए के अंदर स्पेशल कोर्ट्स क्या होती हैं, एनआईए के अंदर रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मुद्दा मैंने बताया, इशू क्या है वो बताया, और क्या पढ़ना है वो बताया। एनआईए से रिलेटेड जो भी डिटेल्स में है वो हम लोग सीधा चलेंगे स्क्रीन पे और पीडीएफ में देखेंगे कि क्या करना है। तो मेरे साथ बने रहिए। ये पहला वीडियो है दिन का। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर से एक कमेंट्स में लिखिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इसी पीडीएफ के बारे में बात कर रहे थे जो कि एनआईए से रिलेटेड है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनियन के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मेदारी दिया है, जो कि महाराष्ट्र में एक बारबारिक किलिंग हुआ था अमरावती में। बेसिकली उमेश कोल्हे के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी इस वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। अभी एनआईए क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एनआईए जो है वो एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ का एक एनफोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। इसके अंदर में हर वो ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आ जाती है जो ऑफेंसेस इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पे दिया गया है कि फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ये भी इससे रिलेटेड, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड भी अगर कोई चीजें होती हैं तो एनआईए चेक करेगा। अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अगर कोई क्राइम हमारे एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अगेंस्ट में तो भी होगा। अगर कोई क्राइम हमारे और एक दूसरे देश के फॉरेन अफेयर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, फ्रेंडली रिलेशंस को बिगाड़ रहा है ताकि हम लोग एक दूसरे से लड़ें, तो ऐसे क्राइम्स को भी एनआईए चेक करेगा। इसके अलावा स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसीज, इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, अब बात यह है कि ऑफेंसेस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉज enacted to implement the international treaties
agreements, conventions and resolutions of the UN, its agencies and other international organizations. मतलब any offenses which are under any statutory law which has been implemented to enact or implement all the international treaties and international agreements, वो सारी offenses भी यहाँ चेक करी जाएंगी. नेक्स्ट, एनआईए को बनाया अंडर अ स्टैट्यूट है, अंडर अ लॉ है. वो लॉ क्या है? सेंट्रल लॉ है फॉर सर्टेनली. ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 2008 में एनआईए एक्ट के नाम से. इसमें कहानी यह है कि जब हम लोगों को पता था कि इसकी ओरिजिन ये है कि 26/11 के मुंबई अटैक के बाद यूपीए सरकार ने डिसाइड किया कि एक स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट करी जाएगी एनआईए, जिसके बारे में हम लोग अगर आगे देखें तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 2008 के दिसंबर महीने में यूनियन होम मिनिस्ट्री, तत्कालीन यूनियन होम मिनिस्ट्री पी चिदम्बरम साहब ने इंट्रोड्यूस किया था एनआईए एक्ट को, एनआईए बिल को. 31 दिसंबर 2008 ये डेट है जब ये एग्जिस्टेंस में आया और फंक्शनिंग इसकी शुरुआत हुई 2009 से. और 2009 से अब तक ऑलमोस्ट 447 केसेस जो है ये रजिस्टर कर चुका है. इसकी जुरिस्डिक्शन होल ऑफ इंडिया में है. इनफैक्ट ये इंडिया के बाहर भी अप्लाई होता है अगर इंडियन सिटीजन के ऊपर कुछ अन्याय हुआ है तो. जो पर्सन, देखिए आप इंडियंस नहीं बोल रहे, पर्सन इन द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर सरकारी नौकरी करते हो आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी आप पोस्टेड है, उस पर भी. नेक्स्ट, पर्सन ऑन शिप्स, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया. अगर आप किसी भी कोई भी आप इंसान हो, आपके सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, आपके सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, अगर आप इंडियन एयरक्राफ्ट या इंडियन शिप में जा रहे हैं तो आप पे जिम्मेदारी, आपके ऊपर एनआईए एक्ट लग सकता है. और जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उसके अगेंस्ट में एक शेड्यूल दिया गया है कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट में या इंडिया में या इंडियन सिटीजन्स को अफेक्ट करते हुए कोई ऑफेंस करते हैं, कौन पर्सन्स, कोई भी सिटीजनरी का डिमार्केशन नहीं है, तो इन सब के ऊपर जो है एनआईए एक्ट जो है अप्लाई होगा. अगली बात यह है कि रेफरल का एक सिस्टम है. यहां पे मान लेते हैं कि अगर स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई कांड हुआ है, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एनआईए एक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट कैन रेफर द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन एनआईए इन्वेस्टिगेशन. जैसे वो रेफरल आएगा स्टेट गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको असेस करेगी, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, चेक करेगी और समझेगी कि क्या इसकी जरूरत है. यदि है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट करेगी एनआईए को टू टेक अप द इन्वेस्टिगेशन. और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी यह है कि वो उस समय जब एनआईए इन्वेस्टिगेट करने आए तो उसको पूरी तरह से असिस्ट करे. आफ्टर ऑल उन्हीं के रिकमेंडेशन या रेफरेंस की वजह से इनको भेजा गया है. दूसरी चीज ये कि जहां पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, क्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑफेंस हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो भारत के अंदर हुआ है और ये ऑफेंस उनके मुताबिक शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट में से एक है. भले ही उस पर किसी ने रेफर नहीं किया या कोई केस नहीं उठाया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो खुद से डायरेक्ट कर सकती है एनआईए को टू टेक अप द इन्वेस्टिगेशन. लेकिन अगर ऐसा ही कोई क्राइम इंडिया के बाहर हुआ है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखेगी कि क्या वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि नहीं. अगर है और वो इंडिया के बाहर कहीं हुआ है तो भी डायरेक्ट कर सकती है एनआईए को टू रजिस्टर अ केस एंड टेक अप द इन्वेस्टिगेशन. हम लोग इसको एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शनल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, हम लोग इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, जो एनआईए का एक बहुत ही मेजर एक एडवांटेज है. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है. देखिए शेड्यूल्ड ऑफेंसेस ये है कि शेड्यूल्ड टू द एक्ट, हमारे इस एनआईए एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है जो कि कहा जा रहा है कि that should be investigated by the NIA and also prosecuted by the NIA. जैसे कुछ ऑफेंसेस के नाम सुन लीजिए आप, कौन कौन से एक्ट इसके अंदर आते हैं. एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट एंड अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. ऑनलाइन से यहाँ पे कुछ एक्ट्स दी गई है. नार्कोटिक्स भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो रेलेवेंट है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सैंक्शन का यहाँ पे क्या हिसाब है. देखिए साहब, फॉर प्रोसिक्यूटिंग द अक्यूज्ड अंडर द यूएपीए द एजेंसी सीक्स अ सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर किसी भी अक्यूज को आपको यूएपीए के अंडर में आपको अरेस्ट करना है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, बेसिकली आपको केस टेकअप करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट वो सैंक्शन, वो परमिशन देगा कैसे? अंडर सेक्शन 45 सब क्लॉज 2 ऑफ द यूएपीए एक्ट ये कहा गया है कि द सैंक्शन जो दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी. ठीक है, बहुत ही साफ अक्षरों में लिखा गया है. एनआईए के अंदर कुछ स्पेशल विंग्स भी बनी हुई हैं, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट सेल बना हुआ है, जिसका मेन काम यह है कि किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग होती है नक्सलाइट्स ग्रुप में, उनसे रिलेटेड केसेस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है. इसके अलावा वो इन्वेस्टिगेट करती है एनी ऑफेंसेस व्हिच द अक्यूज्ड इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड इफ द ऑफेंस इज कनेक्टेड टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस. अगर यहां पे कनेक्टेड ऑफेंसेस की बात हो रही है, यहां पे कनेक्टेड ऑफेंसेस की बात हो रही है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड अगर कोई कनेक्टेड ऑफेंस भी हुआ है तो भी एनआईए एक्ट जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है. अब ये एनआईए के अंदर जो है जो जितने सारे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, ये अगर नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो समय लगेगा, तो एक स्पेशल कोर्ट, एनआईए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है. अब ये एनआईए स्पेशल कोर्ट में क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं. देखिए यहां पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रायल ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, ये ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 ऑफ द एनआईए एक्ट एक या उससे ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स बना सकता है. उस कोर्ट के अंदर जो जज अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है.
दूसरी चीज, अगर एडिशनल जज या एडिशनल जजेस की जरूरत है स्पेशल कोर्ट्स में, तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। जुरिसडिक्शन क्या है स्पेशल कोर्ट्स का? देखिए, उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक सेशंस कोर्ट की होती है। दूसरी, एनी क्वेश्चन अराइजेस टू हिज जुरिसडिक्शन, अगर किसी को भी सवाल उठाना है, कोई भी सवाल विद रिस्पेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी द अल्टीमेट बॉडी जिसका डिसीजन फाइनल होगा ऑन द मैटर ऑफ जुरिसडिक्शंस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, यहां पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट टू एनी अदर स्पेशल कोर्ट इवन इफ विद इन अ स्टेट और इट मे शिफ्ट टू अनदर स्टेट। जैसे मान लीजिए यहां पे एक हाई कोर्ट है, यहां पे एक हाई कोर्ट है, इसके अंदर एक सेशंस कोर्ट है, इसके अंदर एक सेशंस कोर्ट है, और कुछ मान लीजिए यहां पे एक स्पेशल कोर्ट भी है, स्पेशल कोर्ट भी है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट है। अब एक ही स्टेट में दो स्पेशल कोर्ट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस स्पेशल कोर्ट से यहां पे शिफ्ट कर सकता है, या इस स्पेशल कोर्ट से एक दूसरे स्टेट के स्पेशल कोर्ट में भी मामला शिफ्ट कर सकता है। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा हाई कोर्ट भी ये शिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो अपने स्टेट के अंदर ही अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स में जो है केस को शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अब रिसेंटली एनआईए के अंदर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए, मेनली 3 अमेंडमेंट हुआ। सबसे पहले अमेंडमेंट यह है कि जो भी ऑफेंसेस इंडिया के बाहर होंगी, तो ओरिजिनल एक्ट अलाउ नहीं करता था इंडिया के बाहर की गई क्राइम्स को, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट को एम्पावर किया गया है कि एजेंसी जो है वो बाहर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर मैटर जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। शर्त सिर्फ यह है कि जब भी वो बाहर जाएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज और उस पर्टिकुलर कंट्री के डोमेस्टिक लॉज को वायलेट ना करे। दूसरा, ये पहला अमेंडमेंट का पार्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हुआ वो है स्कोप को बढ़ाया गया है एनआईए के। जैसे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्राइम्स ऐड किए गए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐड किया गया है, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी ऐड किया गया है, साइबर टेररिज्म ऐड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स इसको ऐड किया गया है, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट को ऐड किया गया है। इससे चीजें जो है और वाइड हो गई हैं, एनआईए का जो जुरिसडिक्शन है वो वाइडर हो गया। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट में तीसरा अमेंडमेंट यह है कि 2008 में जब स्पेशल कोर्ट का निर्माण हुआ था, तो 2019 में अमेंडमेंट में अलाउ किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सेशंस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का तकमा दे सकता है, यानी कि उसको स्पेशल कोर्ट के हिसाब से डिजिग्नेट कर सकता है फॉर सम स्पेसिफिक ट्रायल। ये करते समय उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। सिमिलरली एक स्टेट गवर्नमेंट भी डेजिग्नेट कर सकता है इस स्टेट के सेशंस कोर्ट को एज स्पेशल कोर्ट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट के अमेंडमेंट में करी गई है। टोटल ये 3 अमेंडमेंट हुई हैं। आई होप आपको ये एनआईए पूरी तरह से समझ में आ चुका है। कर्टसी टू दृष्टि आईएएस, उसका ही ये करंट अफेयर्स का मटेरियल हम लोग जुलाई के महीने से देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक और नए इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिए, शेयर कीजिए और इस मुहिम में जुड़े रहिए ताकि हम लोग एग्जाम को जो है भली बातें निकाल सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।